जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में है ना रैखिक समीकरण को हल करने की विधि का उल्लेख किए थे ना, हम लोगों ने लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक विधि, इस तीनों का बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुका है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है कृपया आप पहले उन लेक्चर को देख लें, ठीक है, और तभी आपको ये लेक्चर फिर समझ में भी आएगा। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट समझिए ना, ऐसी विधि की बात कर रहे हैं जिसको सुनते ही से स्टूडेंट को डर लगने लगता है ना कि ये विधि से आप सवाल बनाए कैसे। तो स्टूडेंट जो इसको नाम से ही डरते हैं, मैं चैलेंज देता हूँ कि वही स्टूडेंट इसी विधि से बड़े आसानी से उसका आंसर निकाल पाएंगे, है ना। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने वज्र गुणन विधि की, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसकी सहायता से हम लोग आज निकालेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, है ना। यानी कि हमें सॉल्यूशन निकालना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो आइए हम लोग समझते हैं वज्र गुणन विधि क्या है। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो स्टूडेंट इसका नाम सुन के ही डरते हैं वो भी अब इससे बनाएंगे सवाल अब, और कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस बात को आपको समझना है। जो पैटर्न हम बता रहे हैं उस पैटर्न से अगर आप चलते हैं एक एक सवाल आप बना सकते हैं बड़े आसानी से। तो चलिए सबसे पहले हम वज्र गुणन को समझते हैं, ये है क्या। ये भी हमारा टाइप्स ऑफ मेथड है रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का, है ना, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। ये भी हमारा एक तरीका है। 3 तरीका हम लोगों ने आपको बता चुका है। ये 4th तरीका है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणन विधि। समझिए एक एक बातों को गहराई से। हमने जो 3 तरीका अपना पढ़ा हुआ है, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि और लुप्तीकरण विधि, तो इन तीनों तरीकों से हम वैसे समीकरण का हल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक और लुप्तीकरण, इन तीनों से हम लोग अभी तक हल निकाल रहे थे, है ना। तो हम वैसे समीकरण का हल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं जिसका केवल एक हल होगा। मेरी बात समझ में? हमने कहा जिस समीकरण का केवल एक हल होगा, है ना, उसको हल करने के लिए ये तीनों तरीका बहुत ही सही है, ठीक। लेकिन अगर बात आएगी ना ऐसा समीकरण अनंत हल हो या फिर उसका कोई हल ही ना हो, तो उस केस में वज्र गुणन विधि बहुत ही अच्छा एक विधि होता है उसको सॉल्व करने का, जिससे आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज जो हमने लिखा है अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि हम कैसे पहचाने किस समीकरण का कितना हल होगा, किस समीकरण का एक हल होगा, किस समीकरण का हल होगा ही नहीं, और किस समीकरण का अनंत हल होगा। बात समझ में आई? जैसे हम लोग पिछले क्लास में क्या करते थे, 2 समीकरण दिया रहता था तो उसका एक हल निकालते थे, है ना, x का वैल्यू और y का वैल्यू, ये आया एक हल, है ना, एक सॉल्यूशन आया। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि इन दोनों समीकरण का कोई हल ही नहीं आएगा, कोई हल ही नहीं आएगा। तो अगर उस समीकरण को आप इस विधि से बनाते हैं, हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इसलिए वैसे समीकरण को वज्र गुणन से बनाना ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। तो ये वज्र गुणन इस सब से थोड़ा सा बढ़िया इसलिए हो जाता है क्योंकि ये तीनों विधि जो है ये तो अद्वितीय हल वाले समीकरण के लिए बहुत प्रभावी है। लेकिन अगर कोई समीकरण ऐसा आ जाता है जिसके कोई हल नहीं है या फिर अनंत हल है, तो उस केस में ये हमारा वज्र गुणन जो विधि है ना, ये ज्यादा प्रभावी होता है। उस केस में हम किसका यूज करेंगे? हम वज्र गुणन विधि का। और ये वज्र गुणन विधि बहुत ही आसान है, ठीक है। आइए हम समझते हैं कि वज्र गुणन विधि से हम कैसे अब सॉल्व करेंगे। और ये जो बात है अनंत हल है, कोई नहीं है, कोई हल नहीं है, या फिर सिर्फ एक हल है, इस चीज को आपको अगले वीडियो में समझा दिया जाएगा ताकि आप वहां से इस चीज को भी कवर कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं वज्र गुणन विधि का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ना डरना है, ना घबराना है, ना भागना है, क्योंकि भागते रहिएगा तो भागते रह जाइएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए हमें 2 समीकरण दिया रहेगा कुछ इस टाइप का, इसको हम a1 मान लेते हैं, b1 c1, है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1, इसको क्या ले लिए हम a2 b2 c2। तो आपको 2 समीकरण जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम जो इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये है ना, ये क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा। इसके सॉल्यूशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले अभी ये हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। इसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, और इसमें अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा वो। तो ध्यान से बस देखते रहिए। हमको करना क्या है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, इसको लिख लेना है अलग अलग, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये जो नंबर होता है ना a1 b1 c1,
A2 B2 C2, इसको क्या कीजिएगा आप लिख लीजिएगा। देखिए हम लिखते हैं, ये आया हमारा A1, ये आया हमारा B1 और ये क्या आया हमारा C1। आराम से बस देखते जाइए, कुछ भी नहीं है, हलवा हो जाएगा ये। फिर ये क्या है A2 B2 और ये क्या हो गया C2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम x का वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट। x का क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे और फिर कुछ देर के बाद हम y का वैल्यू निकालेंगे। सॉल्यूशन हम लोग निकालते थे ना x और y का, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आने वाला है x का। तो आप देखिए अब x का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, x का वैल्यू में हमको करना क्या है, ये देखिए बट्टा है ना, इसके ऊपर कुछ वैल्यू आएंगे और इसके नीचे भी कुछ वैल्यू आएंगे। ठीक, समझिए करेंगे क्या। x का निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इन दोनों रो को लेंगे हम, इस वाले को और इस वाले को। ठीक है, और हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे है ना, पहले इसका उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा B1 C2, क्या है ये B1 C2 माइनस इसका उससे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या कीजिएगा, इसका उस वाले से कर दीजिए है ना, B2 C1 B2 C1। क्या किए हम, देखिए आराम से आप लोगों ने, इन दोनों में हमने क्या किया, ऊपर से स्टार्टिंग से है ना, ऊपर से उसकी तरफ क्रॉस गुना किया। ठीक है, और फिर नीचे से भी उसके ऊपर की तरफ क्रॉस गुना किया और लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इस बट्टा के नीचे में कैसे लिखेंगे, सेम अब इस दोनों में लेना है हमको। अभी हम लोगों ने इन दोनों में लिया था, अब किस में लेंगे हम, इन दोनों में। चलिए इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों में लेंगे अब हम, है ना। अब इन दोनों में वैसे ही गुना कीजिए जैसे इसका ऊपर से हम लोगों ने नीचे की तरफ गुना किया था। फिर इसका ऐसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A1 B2, ठीक है, माइनस फिर इसका ऊपर से गुना कर लेंगे हम A2 B1, क्या हो जाएगा ये A2 B1 और यहीं पे हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद नहीं रखना, याद नहीं करना इसको, बस ये पैटर्न याद रखना है हमको। पहले इन दोनों को लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा हमारा, फिर इन दोनों के लेंगे नीचे में आ जाएगा हमारा। ठीक है, एक बार और समझाते, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर से हम एक बार फिर से लिखते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं। हमने क्या किया, पहले कोएफिशिएंट को लिख लिया, ये A1, ये क्या है B1 और ये क्या है C1, फिर ये A2, ये B2 और ये C2। क्या बताएं हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला लिखने के लिए हम लोग को क्या करना है बताइए, इस दोनों को पहले लेंगे है ना, इस वाले को और ये इस वाले को। ठीक है, और ऊपर से गुना करना है, नीचे की तरफ क्रॉस गुना करना है, B1 C2 हो जाएगा ये B1 C2 माइनस, अब इसको ऊपर की तरफ गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा B2 C1 B2 C1। ठीक है, और नीचे वाले को हम कैसे लिखे थे, नीचे वाले को हम कैसे लिखे थे, इन दोनों में है ना, A1 B2 माइनस A2 B1। उम्मीद है आपको ये पैटर्न समझ में आएगा। बस ये पैटर्न को आपको याद रखना है, फॉर्मूला नहीं याद रखना, और वैसे ही क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो ये x के लिए था। अब y के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक चीज कॉमन है, y के लिए नीचे वाला जो होगा ना, वो जो ये है वही होगा सेम टू सेम। ठीक है, जो इसके नीचे वाले क्लिक करते थे ना, A1 B2 माइनस A2 B1 ये सेम है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ऊपर क्या आएगा, सवाल ये उठता है कि ऊपर क्या आएगा। तो देखिए, तो x वाले के लिए हम काम किए थे, हम यहाँ पे एक बार फिर से इसको लिख रहे हैं, ये B1 C1 है ना, A2 B2 C2। तो हम लोग को क्या करना है, ऊपर वाला हम कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला लिखने के लिए हम लोग को साइड वाले को लेना है, इस वाले को और इस वाले को। ठीक है, इस वाले को और इस वाले को, और इसमें हम लोग ऊपर से नहीं गुना करेंगे, इसमें हम लोग को ऊपर से गुना नहीं करना। कहां से, ऊपर से हमको गुना नहीं करना, उल्टा कर। इस बार हम क्या करेंगे, नीचे से गुना करेंगे। पहले हम लोग इस समय क्या करते थे, ऊपर से गुना करते थे फिर नीचे से। इस वाले में हमको क्या करना है, नीचे से पहले गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा A2 C1 माइनस, अब ऊपर वाले से आप कर दीजिए A1 C2। तो इस प्रकार हम x और y दोनों का वैल्यू हम बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको नोट कीजिए। ठीक, और अगर ये चीज यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ तो अभी एक एग्जांपल बताते हैं, वहां पे क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इस चीज को याद नहीं रखना है, बस समझना। हम पैटर्न बताए हैं कि हम कैसे लिखें इस चीज को। x वाला लिखने के लिए हम लोगों ने पहले ये दोनों को उठाया, ऊपर में आ गया ये, और इन दोनों को उठाया तो ये नीचे में आ गया। y वाले में ये वाला तो सेम है ना, ऊपर वाला हम लोगों ने कैसे लिखा, तो इन दोनों लास्ट वाले को ले लिया हम लोगों ने,
और ऊपर से गुना नहीं करेंगे, नीचे से पहले गुना करेंगे तब ऊपर से, है ना। ये फर्स्ट होता है हमारा और ये सेकंड में लिखते हैं। और इन दोनों में तो ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड है, पहले ऊपर वाला तब नीचे वाला। इसमें भी यही फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। नोट कीजिए। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोग एक क्वेश्चन से वज्र गुणन का हम हल निकालते हैं, हमने बताया था दो इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, दोनों इक्वेशन आपको दे दिए गए, ठीक है। देखिए हमको करना क्या, हम क्या बताए थे सबसे पहले, इक्वेशन को तो लिख लीजिए, ठीक है। ये 3x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे कि ये टर्म अगर उस साइड दिया रहेगा तो आप उसको इधर ले आइएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इक्वेशन ऐसा दिया रहता 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो हम क्या करते हैं, इस 13 को पहले इधर ले आते हैं, है ना। 3x प्लस वाई बोलते हैं इधर माइनस 13 और यहाँ पे हो जाता है 0, ठीक है। तो शुक्र है कि ये इस तरफ दिया हुआ है तो हम नहीं कुछ किए, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, है ना, समीकरण 1। और इसको हम लिख लेते हैं x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। करना कुछ नहीं है, हमने क्या बताया था, आप सबसे पहले x और y के और इस कोएफिशिएंट को लिख लीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे, तो हम वही करते हैं। हमने क्या किया, इस 3 को, है ना, y के पहले क्या है, y के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, और ये 13। फिर x के पहले क्या है, 1 है, इस 1 को लिख लेंगे हम, कुछ नहीं है तो। इसके पहले ये क्या है, माइनस का, ये 3 है, तो इस सारे कोएफिशिएंट को लिखिए पहले आप। ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया माइनस 13। फिर ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया माइनस 3, और ये क्या हो गया प्लस का 9। अब हमको निकालना है x और y का वैल्यू। तो x के लिए हमने क्या बताया था आपको, x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बताइए। x के लिए हमने बताया था आपको 2 कॉलम चुनना है ऊपर वाला लिखने के लिए। और 2 कॉलम कौन सा था, बड़ा आसान सा था, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, और ऊपर से ही गुना करेंगे। तो 1 का 9 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 1 गुने 9 माइनस 1 का 9 से गुना किए तो 1 गुने 9 हो गया माइनस। अब इसका गुना कीजिए ऊपर, तो माइनस 3 का गुना किससे हो रहा है, माइनस 13 से। तो माइनस 3 इंटू माइनस का 13 पोस्ट में कर दे रहे हैं ना, ताकि माइनस माइनस बहुत सारा दिख जाएगा ना। नीचे वाला कैसे लिखेंगे, तो नीचे वाला लिखने के लिए इन दोनों पड़ोसी को गुना कर लेंगे हम ऊपर से, हाँ 3 का गुना माइनस 3 से, तो 3 गुने क्या हो गया ये माइनस 3, ठीक है। और ये माइनस 3 जन्मसिद्ध अधिकार है, सही तो आना ही है। फिर इस 1 का गुना कर लेते हैं, उस 1 से 1 गुने 1। अब बस आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आए फिर से देखिए वीडियो को, एकदम आहिस्ते आहिस्ते गुना किए। क्या आ गया, ये 1 को 9 से करेंगे 9 आएगा माइनस 13 3 जा 39, माइनस माइनस कट गया 39 आया, डिवाइड बाय 3 3 जा माइनस का 9, माइनस का 9, और ये माइनस का 1, कितना आएगा वैल्यू 39 में से 9 कट गया, 39 में से 9 गया तो माइनस का 30 आएगा ये। और ये 9 और 1 दोनों माइनस का है ना, जुट जाएगा ये माइनस का 10, माइनस माइनस गया 10 से 3 बार में कट गया। तो बताइए x का वैल्यू क्या आ गया 3। बड़े आसानी से x का वैल्यू निकाल लिए। अब हम y का निकालते हैं, ठीक है। देखिए y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। y के वैल्यू के लिए भी हमने क्या बताया था, y के वैल्यू के लिए नीचे वाला तो सेम टू सेम होगा ना, नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला हमारा सेम टू सेम होगा 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू 1। और नीचे वाला कैसे लिखते हैं आपको पता है, नीचे वाला हम कैसे लिखते हैं, नीचे वाला इन दोनों का गुना करके आता है, ठीक है। तो नीचे वाला हम लिख लेते हैं, इसमें हम ज़्यादा दिमाग में लगाना चाहते हैं, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू 1। ऊपर वाला कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला लिखने के लिए हमने बताया आपको किस किस को हमको गुना करना है, दोनों साइड वाले को, किस किस को, दोनों साइड वाले को। ऊपर वाला लिखने के लिए दोनों साइड वाले को गुना करना है। और हमने ये भी बताया है ऊपर से नहीं करेंगे हम, हर वक्त हम ऊपर से करते हैं, लेकिन y वाले में हमको नीचे से करना है, ठीक है। तो इस 1 का गुना होगा माइनस 13 से, तो 1 गुने क्या हो जाएगा ये माइनस 13, और ये एक माइनस तो जन्मसिद्ध अधिकार है इसका। अब लिखिए ऊपर वाले को 3 गुने 9, 3 गुने 9। इज इट क्लियर, आप क्लियर होना चाहिए ना।
तो 13 को 1 से करेंगे तो -13, 9 3 जा 27, और ये तो उतना ही आने वाला है -9 -1। तो ऐड कीजिए, ऊपर भी दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 0 40 आ गया। ये कितना आएगा माइनस का 10, माइनस माइनस गया 10 से 4 बार में। बताइए y का वैल्यू क्या आ गया 4। तो हमने x और y दोनों का वैल्यू निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। यही है हमारा वज्र गुणन विधि। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो पैटर्न हम बताया ना उस पैटर्न पे चलिए और कभी भी ये सवाल आसानी से बनेगा। ठीक, तो अच्छे से इसको नोट कीजिए, समझ लीजिए। आज नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझेंगे। चलिए एक और बहुत ही अच्छे सवाल को हम सॉल्व करते हैं इसी विधि से। देख लीजिए क्या सवाल है इस बार, है ना। इस बार सवाल देखिए कैसा है, इसको हम वज्र गुणन से बड़े आसानी से बना सकते हैं। ठीक, देखिए वो करना क्या है, इसमें आराम से समझते इसको। हमने क्या बताया था, आपको इक्वेशन लिखना है, लिख लीजिए। लेकिन हाँ, हमने क्या बताया था कि ये सी वाले टर्म को आप इधर ले आइएगा। क्या इधर दिया हुआ है इसने? नहीं दिया है। हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, ये हमारा ax प्लस by। इसको अगर इधर लाते हैं a को तो ये होगा माइनस का a, और इसको भी अगर लाते हैं इधर तो माइनस का, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का b इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा समीकरण 1। इसको भी लिखिए, ये है bx माइनस ay, इसको ले आइए माइनस का ही आएगा, इसको भी ले आएंगे ये माइनस का b आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। क्या बताया था हमने, सारे कोएफिशिएंट को हम लिखते हैं। पहले लिखेंगे हम किसको, x के कोएफिशिएंट को, क्या है a है, लिख लीजिए इसको a। फिर b को लिखिए, y के कोएफिशिएंट को, और फिर c हमारा ये पूरा c हो जाएगा ना। y के बाद जो भी टर्म है ये हमारा क्या है, c है, ये माइनस a प्लस b, ये c है हमारा। इस सबको लिखिए, ये b है, ये माइनस y का कोएफिशिएंट देखिए क्या है, ये माइनस का है, चिन्ह में गलती नहीं करना, माइनस का a है, और ये हमारा माइनस का a माइनस का b। क्या निकालना है हमको, सबसे पहले x निकाल लेते हैं अपना। ठीक है, निकालने का पैटर्न क्या है, x के निकालने का पैटर्न क्या है बताइए। ऊपर वाले को लिखना है, इन दोनों कॉलम को पकड़ते हैं, इस वाले कॉलम को, है ना, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को पकड़ते हैं, और ऊपर से ही गुना करना है। पहले इसको गुना करते हैं, इससे b को इन दोनों से गुना करते हैं, तो b का गुना होगा इन दोनों से, यानी कि माइनस a माइनस b पहले लिख लेते हैं तब गुना करेंगे। ठीक है, माइनस इन दोनों का गुना माइनस, अब इन दोनों का गुना करते हैं। ठीक है, a का इससे, तो ये तो माइनस a है, और ये क्या है हमारा माइनस a प्लस b। ध्यान से देखते जाइए, है ना, हल्का, मतलब इतना आसान तो है नहीं, तो भारी सवाल बनाना थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो कुछ लेवल भी बढ़ेगा ना आपका फिर, है ना। तो ये ABCD वाला सवाल पढ़ के बच्चे ही रह जाइएगा। ठीक है, तो घबराइए नहीं। हमने ऊपर वाला लिख लिया, ठीक है, ऊपर वाला हमने क्या लिख लिया, गुना हम करेंगे बाद में। आप नीचे वाले कैसे लिखते थे, इन दोनों को गुना करके, तो a का a से गुना क्या हो जाएगा, a गुने माइनस a, और ये माइनस जन्मसिद्ध अधिकार वाला, और b का b से गुना करते हैं, b गुने b। अब चलिए हम गुना करते हैं बड़े आसानी से। b का माइनस a से गुना क्या होगा, माइनस का ab। ये खाली दिख रहा है इतना बड़ा, सब कट जाएगा, आगे चलिए पहले। फिर b का माइनस b से गुना क्या होगा, माइनस का b स्क्वायर। अब इस माइनस को अभी वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, पहले इस माइनस a को इन दोनों में गुना करते हैं, इस माइनस a को इन दोनों में गुना करते हैं, तो क्या होगा, ये माइनस a का जब माइनस a से गुना होगा, माइनस माइनस कट गया, a का गुना क्या आ गया, a स्क्वायर। और फिर ये माइनस a का जब प्लस b से होगा तो माइनस प्लस माइनस, और a का b से गुना क्या हो जाएगा, ये ab। ठीक है, डिवाइड, a का माइनस a से गुना माइनस का a स्क्वायर, ये माइनस का b स्क्वायर आ गया। चलिए बताइए क्या है ये, कि माइनस का ab माइनस का b स्क्वायर, ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस का b स्क्वायर। ये आया माइनस का a स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ab, डिवाइड, इसको सेम टू सेम लिखते हैं, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए ये दोनों कट गया, प्लस ab माइनस ab कट गया, क्या बचा, माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये भी वही लिखा हुआ है, माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये दोनों भी कट गया, इज इक्वल टू 1 आया, है ना। यानी कि x का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 1।
कुछ अच्छे सवालों को भरने में दिमाग तो लगाना पड़ेगा, तभी तो लेवल बढ़ेगा फिर आपका, है ना। बच्चे टाइप सवाल करके कब तक बच्चा बनिएगा। तो आराम से सवाल को देखिए कैसे किया हमने, और ट्राई कीजिए अपने बुक का क्वेश्चन बनाने का। भारतीय में भी क्वेश्चन है ये, बीटीसी में भी है, एनसीईआरटी में भी है और आलोक में भी है ना, हर एक जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। तो आप इस तरीके से आप उसको बना सकते। चलिए हम लोग y का मान निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। y का मान हम लोग कैसे निकालते थे, y का वैल्यू कैसे निकालते थे हम बताइए। नीचे वाला तो सेम आएगा, आपको पता है वहां पे नीचे में क्या था, वहां पे नीचे में था माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये उतना ही आएगा। हम नीचे वाले पे माइंड में लगा रहे हैं। ऊपर वाले का गुना कैसे होगा आप ये बताइए बस हमें। ऊपर वाले के गुना के लिए हम लोग किस किस को गुना करते थे, ये साइड वाले को इससे, ध्यान होगा ना, साइड वाले को उससे, और ऊपर से गुना हम नहीं करते थे, नीचे से हम गुना करते थे, ये आपको ध्यान होगा। कहां से गुना करते थे हम, नीचे से। चलिए b का गुना कीजिए उस सबसे, b का गुना पहले हम लिख लेते हैं, गुना तुरंत नहीं करेंगे, नंबर वाला गुना थोड़ी ना, ये गलती हो जाएगा ना, इसलिए क्या धीरे धीरे गुना करेंगे। अब माइनस, जन्मसिद्ध अधिकार वाला माइनस, अब ऊपर वाले का इससे गुना कीजिए, a का इससे, a का इससे, माइनस से माइनस b से, ठीक है। बताइए गुना करके क्या होगा, b का माइनस a से तो माइनस का a b, और ये प्लस का b स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का a स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का a b, ठीक है। a का a से गुना हो गया a स्क्वायर, फिर a का b से करेंगे तो क्या हो जाएगा a b, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, नीचे वाला सेम टू सेम लिखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी ये दोनों कट गया, कट गया नहीं। तो ये तो आया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये भी नहीं बन जाएगा, ये भी प्लस का बी स्क्वायर हो गया और ये ए स्क्वायर हो गया, आई थिंक कट जाएगा दोनों, माइनस और 1 बच गया, यानी कि -1 आया। तो x का वैल्यू हम लोग का 1 आया था और y का वैल्यू भी हम लोग का क्या आया, 1। तो ये हमारा क्वेश्चन जो देखने में लग रहा था बहुत है कुछ भी नहीं, ठीक है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है, वो आप अलजेब्रा में करते होंगे, है ना। अलजेब्रा में आपने कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है गुना, ये अलजेब्रा में आपने यहाँ बड़ा बड़ा गुना किया है। तो फिर जितना क्वेश्चन को मुश्किल से देखिएगा उतना मुश्किल लाएगा, और हल्के में लीजिएगा ना तो हल्का लाएगा। बताइए एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा भैंस को ऐसे खींच लेता है, हल्के में लेता है इसीलिए, और वही दूसरा छोटा बच्चा जो डर के भागता है, क्यों, वो भारी में ले लेता है उसको, है ना। तो आप उस चीज को प्रॉब्लम है, लेकिन हल्के में लीजिएगा तो हल्का है, भैंस की तरह खींचिएगा इसको, अब भारी लीजिएगा डर के भागिएगा, डिपेंड आप पे, आप लेते कैसे, ठीक है। नोट कर लीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना।